Hello viewers, today I am going to discuss few important points with which you can score centum in your English literature paper for ICSE class 10. So first of all, points to remember. While writing literature answers, to the point answers should be there. Use always keywords in your answer. Connect, compare and contrast the relevance of the टेक्सचुअल इवेंट्स विद द प्रेजेंट आंसर. जितना भी आपने टेक्स्ट बुक में रीड किया है, नेवर यूज न्यूमेरिक्स इन योर आंसर. कभी भी आपको इंग्लिश लिटरेचर में या लैंग्वेज में न्यूमेरिक्स का यूज नहीं करना है. In literature paper like English, keywords are very important. Proper nouns must be spelled correctly. जितने भी नाम आए हैं उनके स्पेलिंग्स ठीक होने चाहिए. Proper nouns means आपके संज्ञा words. Sometimes the answer nearer to the keywords can be considered, but वो near होना चाहिए. Now some important tips. Relate events in Act 3, 4 and 5 with Act 1 and 2. As you know, in your syllabus only Act 3, 4 and 5 is there. But there are many instances in our book where events are interconnected or interrelated. I am giving you some examples here जहां पर आपका Act 1 और 2 की नॉलेज भी जरूरी है Act 3 और 4 और 5 के आंसर्स को कंप्लीटली देने के लिए. जैसे एग्जाम्पल Act 3 सीन 1 में आपका रिलेशन है Act 2 के सीन 8 के साथ. अब 2 आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, बट उसका रेलेवेंस यहाँ रिक्वायर्ड है आंसर लिखने के लिए. You should know the full concept of Jessica's elopement with Lorenzo, taking her father's money and jewels. जब जेसिका घर से भाग जाती है लोरेंजो के साथ, तो उस सीन का इवेंट यहाँ पर आना जरूरी है Act 3 के सीन 1 के लिए, क्योंकि वो Act 2 का सीन 8 है. सिमिलरली Act 3 सीन 2 का रेलेवेंस है Act 2 सीन 9 के साथ. 3 injunctions that every suitor had to swear to before the choosing the casket. जब भी कोई भी कैस्केट चूज करने के लिए सूटर आया था, तो उसको कौन सी इंजंक्शंस फॉलो करनी थी, वो पिछले सीन में मतलब सीन 9 में Act 2 में आया, बट आपका उसका रेलेवेंस Act 3 सीन 2 में भी है. Act 3 सीन 2 Act 1 सीन 1 के साथ कैसे है? माइथोलॉजिकल एल्यूजन टू जेसन एंड गोल्डन फ्लीस का जो सीन आता है, एज सीन इन द बेसेनियोस डिस्क्रिप्शन ऑफ पोर्शिया. जब पोर्शिया बेसेनियो को उसके साथ कंपेयर करती है, तो पोर्शिया उसको Act 3 सीन 2 में कंपेयर कर रही है, पर जैसन का जो सीन है वो Act 1 सीन 1 में आया. उसकी नॉलेज का पता होना चाहिए, जो गोल्डन फ्लीस वाली स्टोरी हम पढ़ते हैं वहां पर. सिमिलरली Act 3 सीन 5 में Act 1 सीन 3 की नॉलेज का होना. शाइलॉक्स रिफ्यूजल टू ईट विद बेसेनियो एंड एंटोनियो ड्यू टू हिज जूइश बिलीफ कि मैं उनके साथ खाना नहीं शेयर करूंगा. If character traits are asked, then it should be based on the specific episode या particular scene or part of the scene or at times the entire play. तो आपको देखना है कि character trait किस कैरेक्टर के बारे में पूछा गया है, विद रेलेवेंस टू किस बात के लिए पूछा गया है. अगर वो जनरल है तो हम पूरे प्ले का सीन का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. अगर वो पर्टिकुलरली पूछ रहा है तो हमें एपिसोड जो हम मेंशन की हुई है उसी के अकॉर्डिंगली भी लिखना है. इफ वी टॉक अबाउट पोर्शिया, तो हम इसमें बात करेंगे इन Act 3 सीन 2. At the start, she is nervous, shy, anxious and doubtful. मैं एक पोर्शिया का ही करेक्टर स्केच आपको बता रही हूँ. अगर वो Act 3 के सीन 2 की स्टार्टिंग में है, तो स्टार्टिंग में वो नर्वस है, शाय है, एंशियस है, डाउटफुल है. आफ्टर राइट चॉइस ऑफ कैस्केट जब बेसेनियो ने चुन लिया था, तो उसके बाद उसका क्या है? मॉडेस्ट है, हम्बल है, सेल्फ डेप्रिकेटिंग है. इसके बाद ऑन हियरिंग न्यूज ऑफ एंटोनियो, उसका कैरेक्टर स्केच अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, जेनरस, प्रैक्टिकल, क्विक डिसिसिव, ये सब में चला जाएगा. Act 3 सीन 4 की बात करेंगे तो बिजनेस लाइक हो गया, मेटिकुलस हो गया, टेक्स द इनिशिएटिव, अ गुड प्लानर, एंटरप्राइजिंग, एडवेंचरस, ये सब कैरेक्टर स्केच में उसके पॉइंट्स हम मेंशन कर सकते हैं. Act 4 की बात करेंगे तो इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, पेशेंट है, रिसोर्सफुल है, इथिकल है, अपराइट है, और जितने आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं पॉइंट, उतना बेटर रहेगा. इन पोएट्री क्वेश्चंस विल फोकस ऑन द कंटेंट, understanding and personal response of the student to the entire poem as a whole. पोएट्री के आंसर के लिए आपको पूरी पोएट्री का एज ए होल क्या मीनिंग निकलकर बाहर आ रहा है वो पता होना चाहिए. मेन फोकस ऑन कहाँ होना चाहिए? इन आंसर्स को लिखते टाइम आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पोइट्री के आंसर में. आपके पास क्या फ्रेजेस, आपने मीनिंग्स कितने अच्छे से कॉम्प्रीहेंड किए हुए हैं.
सिंपल फिगर ऑफ स्पीच एंड देयर सिग्निफिकेंस, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच आपकी पोइट्री में यूज हो रही है, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोल है, रेपिटेटिव है, या फिर एलिट्रेशन है। जैसे केज वर्ड में वो रेपिटेशन करता है, तो हमें पता होना चाहिए ये रेपिटेशन क्यों हो रही है, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है। हमेशा इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है पोएट्री का। इमेजरी की बात करेंगे तो दो ही तरह से हो सकती है, विजुअल होगी तो साइट को देख करके होगी, और ऑडिटरी होगी तो साउंड को देख करके होगी। अंडरलाइंग मीनिंग्स एंड मैसेजेस हमें पता होने चाहिए पोएट्री में। अब जरूरी नहीं है कि उसने बर्ड वन मेंशन किया तो बर्ड ही है, वो बर्ड किस किस को सिग्निफाई कर सकता है, बर्ड के पीछे क्या क्या चीजें और हो सकती हैं, क्या वो ट्राइबल गर्ल्स के बारे में बात हो रही है या किस और चीज के बारे में बात हो रही है, अफ्रीको एशियन अफ्रीको ब्लैक एंड व्हाइट्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हमें ये चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी। अंडरलाइंग मीनिंग और मैसेजेस हमेशा हमारे माइंड में होने चाहिए। पोएटिक स्टाइल कौन सा यूज हो रहा है, पर्पस ऑफ द पोएम क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएट्री क्या है, ये सब चीजें हमें मेंशन करनी है, तभी आप पोएट्री के आंसर अच्छे से दे पाएंगे। As you know the pattern of your paper, MCQ 16 marks, question 2 and 3 drama, question 4 and 5 prose, and question 6 and 7 poetry. तो you are left with no other choice. आपको compulsorily एक क्वेश्चन हर सेक्शन में से करना ही है। ड्रामा, प्रोस और पोएट्री का एक एक क्वेश्चन तो मस्ट आपको करना ही है। Now guidelines for your MCQs. To understand the exact meaning of particular word और phrase जो पूछा गया उसका पूरा exact meaning का पता होना जरूरी है। नॉलेज ऑफ जनरल इडियम्स और प्रोवर्ब्स एक्सेट्रा, जैसे लास्ट ईयर का फाइनल पेपर अगर आप देखोगे उसमें आया था समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू, तो पहले आपको पता होना चाहिए इस प्रोवर्ब का क्या मीनिंग है, तभी आप उसको रिलेट कर पाएंगे करेक्ट एमसीक्यू ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट आते हैं हमारे हु सेड टू हुम एंड अबाउट हुम, इस तरह के क्वेश्चंस, किसने किसके बारे में क्या कहा और क्यों कहा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट स्पीकर का होना, लिसनर का होना, पर्सर का होना, बीइंग रेफर टू, आपको पता होना चाहिए कि थॉमसन ने कहा है या मैगी ने कहा है या किसने कहा है। इसके अलावा एल्यूजन और कंपैरिजन टू माइथोलॉजिकल और बिब्लिकल कैरेक्टर्स, ये भी हमारे नॉलेज यहाँ काम आती है। जैसे क्वेश्चन था किसको किससे कंपेयर किया गया है, तो पोर्शिया को डैनियल से कंपेयर किया गया और बेसेनियो को हरक्यूल्स के साथ कंपेयर किया गया है। एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स और ऑकरेंस इन ए पर्टिकुलर स्टोरी, किसके बाद क्या हो रहा है, इसकी नॉलेज भी आपके पेपर के आंसर देते हुए काम आएगी। वंस द रेन स्टॉप्ड, व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट द चिल्ड्रन नोटिस्ड। अब हमें पूरी स्टोरी पता है ऑल समर इन ए डे की, बट उसके अंदर जैसे ही रेन स्टॉप हुई उसके बाद पहली थिंग क्या हुई, तो पूरा आपको एग्जैक्ट ऑर्डर स्टोरी का पता होगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव करेक्ट आंसर। आंसर्स विद रिस्पेक्ट टू मूड और फीलिंग और ह्यूमन क्वालिटी आपको मेंशन करने हैं। एक्यूरेट नॉलेज और इन डेप्थ नॉलेज ऑफ कंटेंट इज नेसेसरी। दिस ईयर वी कैन एक्सपेक्ट एनालिटिकल क्वेश्चंस लाइक लिस्टिंग द सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर, तो बिल्कुल आपको करेक्ट ऑर्डर में लेना है। यू माइट हैव सीन वन क्वेश्चन इन योर स्पेसिफिक पेपर ऑल्सो कि आपको इवेंट्स दिए गए उनको करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है, तो आपको फाइनल पेपर में भी ऐसा एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होना चाहिए। आइडेंटिफाई करेक्ट रिलेशन बिटवीन द टू गिवन स्टेटमेंट्स लाइक दे आर डिपेंडेंट और वन इज द कॉज ऑफ द अदर और दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स और एग्जाम्पल ऑफ द अदर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिनमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं उनका रिलेशन, जैसे आप असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स में। आइडेंटिफाइंग एंड कोरिलेटिंग अ सिमिलर लिटरेरी डिवाइस, तो इसमें आप लिटरेरी डिवाइस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फर्स्ट आइडेंटिफाई द गिवन लिटरेरी डिवाइस, देन चूज अमंग द गिवन ऑप्शंस की ये ऑप्शंस दी गई हैं और इस लाइन के अकॉर्डिंगली इसकी भी सेम रिदम बन रही है, तो ये हमारा यही वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, इफ यू हैड टू गिव दिस पोएम एन ऑल्टरनेट टाइटल व्हाट वुड इट बी, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि हमें एक टाइटल तो दिया जाता है ऑलरेडी, लेकिन इसके अलावा और कौन सा हम टाइटल दे सकते हैं अपनी तरफ से और गिव रीजंस। तो इसके लिए आपको उस जो टाइटल है उसकी जस्टिफिकेशन भी पता होना चाहिए और उसका सब्स्टिट्यूट भी याद करके रखना है। क्रिटिकल क्वेश्चंस शुड बी फॉर्म फ्रॉम योर, आपका जो क्रिटिकल कमेंट्री बुक में दिया गया होता है या क्रिटिकल एप्रिसिएशन के नाम से दिया गया होता है आपकी वर्क बुक के अंदर, उस पर आप जरूर फोकस कीजिए क्योंकि उसकी नॉलेज भी आपको लिटरेचर के आंसर्स लिखते टाइम काम में आएगी। बाकी इसके अलावा स्पेलिंग एरर्स के मार्क्स डिडक्ट होते हैं, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए, पॉइंट्स बिल्कुल टू द पॉइंट आपको आंसर देना है, और जो करेक्टर्स हैं उनके नाम कैपिटल लेटर्स में, प्रॉपर नाउन्स कैपिटल लेटर में होने चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर अगर आप लिटरेचर का करोगे, आंसर्स अटेंड करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। बट आपको
टेक्स्ट की नॉलेज यानी कि पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप वहां पर आंसर को कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे और अपनी वोकेबलरी को एनरिच करते हुए आप आंसर को जस्टिफाई कर पाएंगे वहां पर। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.